मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी का अक्षांश और देशांतर। मूल रूप से आज मैं आपको अक्षांश के बारे में बताऊंगा और इनके उपयोग, साथ ही साथ इनका हम जीके जीएस के रूप में या अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में कैसे तैयारी कर पाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोनों टॉपिक को मैं अलग अलग करके आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर, दोनों एक बड़े टॉपिक हैं और दोनों के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करें तो विश्व की बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं, खासकर अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा सकते हैं, मैप रीडिंग को हम आगे ले जा सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको अक्षांश देशांतरों की सही जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में मूल रूप से एटलस का प्रयोग किया जाता है या मैप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के आकार नुमा ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। उन पर आप देखिएगा कुछ रेखाएं खींची होती हैं जो पतली होती हैं, कुछ रेखाएं आपको क्षैतिज होती हैं और कुछ लंबवत होती हैं। तो एक बेसिक नॉलेज के रूप में मैं यहाँ अक्षांश से आपका नॉलेज को आगे ले जाना चाहता हूँ। जो ग्लोब पर, नक्शे पर आप रेखाएं क्षैतिज रूप में देखते हैं उन्हीं को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी को मूल रूप से अगर इसके केंद्र से इसको काटा जाए, केंद्र से काटने पर जिस तरह से मैथ में हम लोग डिग्री का निर्माण करते हैं तो 0 डिग्री और 0 डिग्री से अगर हम एंगल देखें तो 15, 30, 60 इस तरह से 90 डिग्री और देन उसी तरह से 15, 30, 60 और 90 डिग्री। ये जो पृथ्वी का आकार है, केंद्र है, वहाँ से मूल रूप से आपको अक्षांश रेखाओं को ली जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर समझा जाए तो हम पृथ्वी के क्लाइमेट, वायुमंडलीय दाब और अलग अलग जगहों के लोकेशंस, खासकर आजकल जनरली आप मैप वर्क पर अगर फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या को ले लें, खुद भारत में कई ऐसे जगह हैं जो भौगोलिक रूप से, जियोपॉलिटिकल रूप से या हिस्ट्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। तो भूगोल जो है अक्षांश और देशांतर के रूप में मदद करता है उन चीज़ों को समझने के लिए। आते हैं अब मूल रूप से अक्षांश रेखाओं के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बेसिक रूप से धरती पर वो काल्पनिक रेखाएं, जैसे जनरली बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत लोग के दिमाग में ये होता है कि ये रेखाएं खींची गई है, धरती पर खींची गई है। ये असंभव है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। धरती पर कोई रेखा खींचना असंभव सा काम है। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि अक्षांश रेखाएं धरती पर जो है खींची गई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनका महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम धरती पर लोकेट कर सके स्थानों को और उनके बारे में सही तरीके से क्लाइमेट, टेम्परेचर को सही तरीके से जान पाएँ, साथ ही साथ अन्य चीज़ों को भी सही तरीके से समझ पाएँ। अब इसको समझने के लिए, जैसे ये पृथ्वी है आपकी, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, या दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, भू प्लस मध्य, भूमि के मध्य की रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य या इक्वेटर के नाम से जानते हैं या फिर 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री से उत्तर, जैसे नक्शा, अगर सिंपल मैं छोटा सा आपको नॉलेज यहाँ देना चाहूँगा कि अगर हम नक्शा देखते हैं बुक्स में या फिर किसी भी बोर्ड पर, तो टॉप जो होता है नॉर्थ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है आपके बुक्स में भी, और आपका राइट साइड जो होता है ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो उस पॉइंट व्यू को ही आगे अगर बढ़ाएं तो मूल रूप से आपका जो टॉप पोर्शन है यह है नॉर्थ पोल।
जो धरती का सबसे ऊपर का पोर्शन है ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं, और दक्षिण का जो पोर्शन है वो साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री का उत्तरी भाग, चूंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये पूरा पृथ्वी जो है एक गोला है, गोला को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो गोले का आधा पोर्शन गोलार्ध, हेमेस्फीयर कहा जाता है इसको। उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री के उत्तर का भाग जो हो गया, और 0 डिग्री के दक्षिण का भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। किसी भी मैप, ग्लोब या एटलस के अध्ययन के लिए कुछ बेसिक अक्षांश रेखाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए, जो हमारे नॉलेज लेवल को आगे बढ़ाता है या फिर और आसान करता है चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ आपको जानना आवश्यक है कि धरती पर मूल रूप से जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसका अध्ययन हमको जानना चाहिए वो है 23.5, अगर नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, 23.5 नॉर्थ डिग्री, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग मूल रूप से कर्क रेखा, हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है। ये भारत के बीचों बीच गुजरती हुई रेखा है। उसी तरह से 66.5 डिग्री 66.5 अगर हम जाते हैं डिग्री पर नॉर्थ में ही, तब हमको मिलता है आर्कटिक सर्किल। चूंकि ये आर्कटिक एरिया है, उसी के नाम से इसको ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक सर्किल इसको कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है। सेम चीज को अगर साउथ की तरफ हम आते हैं तो 23.5, फिर से मैं बताना चाहूंगा ये पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया गया है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इनको खींचा गया हो। 23.5 साउथ में हम अगर आते हैं डिग्री में, तो ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं, मकर रेखा, ये साउथ में है। कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा का डायरेक्शन क्या है। देन उसके बाद 66.5 अगर साउथ की ओर अगर हम आते हैं, 66 डिग्री दक्षिण की तरफ आते हैं, तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसी के नाम से इसका नाम भी है अंटार्कटिक वृत्त। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेन जो रेखाएं हैं अगर इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, मतलब 5 अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं मानी जाती है, जिनके बिना हम धरती या किसी मैप या किसी अन्य एटलस का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो बाकी अन्य रेखाओं के बारे में आपको विशेष कोई जानकारी नहीं चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी के कोर सेक्टर को नहीं समझना चाहते तो। जीके जीएस के लिए या उस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इतना सफिशियंट है आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में मूल रूप से इतना जानना। अब इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मूल रूप से विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को जैसे हमने पहले ही बताया कि विषुवत रेखा 0 डिग्री है, इक्वेटर, इसी को मूल रूप से हम लोग भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि के मध्य से गुजरता है। ये वो जगह है जहाँ सूरज की किरणें जो होती हैं सीधी पड़ती हैं। मतलब पृथ्वी का अगर आकार हम देखें, जो अंडाकार हमको नजर आ रहा है, ये बीच में जो सेंटर है वहाँ फैली हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है मूल रूप से सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री पर एक्सिस पर अपने झुकी हुई है। तो उस लोकेशन के अनुसार अगर इन रेखाओं को खींचा जाए तो रेखाएं कुछ ऐसी आपको नजर आएंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर इनके अध्ययन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अगर हम अध्ययन करें, जैसे 0 डिग्री के बारे में बता रहे थे आपको कि 0 डिग्री रेखा जो है, यहाँ सूरज की किरणें जो होती है बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, और इससे यहाँ का टेम्परेचर जो होता है प्रभावित होता है। टेम्परेचर कहने का अर्थ है यहाँ पर 2 या 3 बजने के आसपास आपको संवहनीय वर्षा शुरू हो जाती है। अब ये संवहनीय वर्षा क्या है, इस पर हम लोग वर्षा जब पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। मतलब ये वर्षा का एक प्रकार है। जस्ट ऐसे आप समझ लीजिए जैसे हम चाय बनाते हैं और पानी को गर्म करते हैं
वाष्प बनता है पानी और देन उसके बाद वो ऊपर चला जाता है। तो जिस तरह से वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद संघनन क्रिया होती है, पानी ठंडा होकर फिर वर्षा की बूंदों में आना शुरू हो जाता है, तो संवहनीय धाराओं या संघनीय वर्षा जो होता है मूल रूप से अक्षांशीय विषुवत क्षेत्रों में होता है, जो पर डे का होता है। बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की वैरायटी देखने को मिलती है। विश्व का फेफड़ा इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र को अमेजॉन की घाटी से लेकर बहुत सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। वन्य जीवों की विविधता विश्व में सर्वाधिक इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं, अगर हम अक्षांश रेखाओं से दूसरे अक्षांश की तरफ जाते हैं तो एक हमको क्षेत्र पाया जाता है। जैसे अगर हम 0 डिग्री से एक अक्षांश पर गए, 1 से 2 गए, या 0 से 23.5 डिग्री के अक्षांश के बीच गए, तो इन क्षेत्र को मीन्स सिंपल शब्दों में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर नापी जाती है। साथ ही साथ इन क्षेत्र को जोन कहा जाता है, ZONE जोन। तो इन जोन का अध्ययन भी हमें टेम्परेचर के अध्ययन के रूप में, वायुमंडलीय दाब के अध्ययन के रूप में और समझने में सहायता करता है। विषुवत रेखा क्षेत्र को मूल रूप से जब आप पढ़िएगा तो इसको डोल ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि विषुवत रेखा इसको कहते क्यों है। विषुवत रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। अब आते हैं डोल ड्रम की पेटी। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। कुछ किताबों में 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ये वो क्षेत्र है जहाँ हवाएं जो होती हैं शांत होती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो विश्व के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होता है। सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण इस क्षेत्र को डोल्ड्रम की पेटी भी कहा जाता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से आता है, तो डोल्ड्रम की पेटी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, साथ ही साथ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किन महादेशों से होकर गुजरता है, किन महासागरों से होकर गुजरता है, किन देशों से होकर गुजरता है, किन देशों की राजधानियों से होकर गुजरता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप देखिए एटलस में। मेरा मानना है कि ये खुद आप कीजिएगा तो आपको एक नॉलेज के पीछे 10 नॉलेज जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप एटलस को सर्च कर रहे हैं तो इक्वाडोर एक कंट्री आपको मिलेगा और उससे आप जब जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। आसपास के देशों की राजधानियाँ भी आप समझ सकते हैं, वहाँ प्रोडक्शन क्या होता है, कृषि पैदावार क्या है, औद्योगिक है या किस कॉन्टिनेंट में वो है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। महासागरों के बारे में आपको समझ में आएगा, तो ये आप खुद देखने का प्रयास करें। सेकेंड चीज़ है कौन सी पर्वत श्रेणी, कौन सी नदी इन अक्षांशों को क्रॉस करती है। खासकर कई एग्जाम में ये पूछा है और ये है भी, आप एटलस में देखिएगा। जैसे यूपीएससी में ये पूछा था कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है। तो इसको आप देखें। वैसे कांगो एक नदी है अफ्रीका की जो इसका आंसर होगा। तो जरूर इस तरह की चीज़ों को आप खुद सर्च करें, अपने अंदर जागरूकता लाएं, तो इससे आपको जीके जीएस के सवाल जो हैं वो समझ में आएंगे। सेम उसी तरह से कर्क रेखा के बारे में आप जान रहे हैं, तो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, किन महादेशों से गुजर रही है। चूंकि क्वेश्चन जो देता है कर्क रेखा निम्नलिखित महासागर से होकर नहीं गुजरती है, तो अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से आप अगर एक ऐसा महासागर जो आपने कभी सुना नहीं है, या आर्कटिक महासागर, खासकर आर्कटिक महासागर से कभी कर्क रेखा गुजर नहीं सकती है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास है। तो अगर आपके पास है वो नॉलेज तभी आप कर सकते हो, या लोकेशन बहुत क्लियर है तब आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कई देश या महादेशों का नाम दे देगा और बोलेगा इनमें से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के राज्यों से भी बोला जाता है, भारत के राज्यों से भी कर्क रेखा गुजरती है, तो निम्न में से कौन से राज्य हैं जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्य के साथ कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो ये देखना आपका काम है, बहुत क्लियर। अब इसको ट्रिक से याद करें, कॉन्सेप्ट से याद करें, वो आपका काम है। सेकेंड चीज, कर्क रेखा जो है इसके आसपास बहुत सारी नदियां भी हैं। जिस तरह भूमध्य रेखा को नदियां काटती हैं उसी तरह कर्क रेखा को भी काटती हैं, उसी तरह मकर रेखा को भी काटती हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है और उन चीज़ों को नोट कीजिए एज ए आप नोट बुक में, और उससे आपको समझ में आएगा कि हम
आगे चीज़ों को जीके जीएस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में भी वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे। इसके साथ आर्कटिक वृत्त नॉर्थ में है या साउथ में है, किन महादेशों से या किन क्षेत्रों में है, ये भी हम देखेंगे एटलस में या मैप में। एटलस के रूप में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप लोग एटलस अगर यूज कर रहे हैं, जो मूल रूप से आपको यूज करना चाहिए, तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आप यूज कर सकते हैं, या आपको जो भी बेटर अवेलेबल लग रहा है, उपलब्ध है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी एटलस यूज कर रहे हैं तो बारीकी से उन जगहों को देखिए और उनको मार्कर से अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में उन चीज़ों को समझने में, उनके लोकेशन को आप समझ सकते हैं आसानी से। और जब आप लोकेशन समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हैं। अब इन क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अगर हम जाते हैं तो ये जोन कहा जाता है, और क्लाइमेटिक जोन के रूप में ये उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कहने का अर्थ है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। और 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर सूरज की किरणें जो होती हैं तिरछी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र आता है। मतलब शीत प्लस उष्ण, ठंडी और गर्मी दोनों जो होती है बराबर इक्वल पड़ती है, उनका असर जो होता है इक्वल आता है नज़र। और 66.5 से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो मूल रूप से हम देखते हैं कि वहाँ पर आपको शीत कटिबंध होता है, टुंड्रा प्रदेश इसको बोलते हैं, जिसके बारे में एस्कीमो सुने होंगे, या रेंडियर जो जानवर के बारे में आप लोग सुने होंगे, या हम लोग बताएंगे उसके बारे में। तो ये वो क्षेत्र है, या मानव का निवास ना के बराबर देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर 0 से मकर रेखा की ओर आते हैं तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है। 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है, और 66.5 से 90 डिग्री साउथ पोल की आते हैं तो फिर वही टुंड्रा प्रदेश या मूल रूप से आर्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिक क्षेत्र सॉरी, जो कि बर्फ से पूरी तरह ढका है। पेंगुइन जैसी पंछियां पाई जाती हैं, मूल रूप से मानव यहाँ नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें आपको बेसिक रूप से भी, जैसे दिमाग में सवाल उठता है कि धरती पर अक्षांश कितनी रेखाएं हैं, तो अगर इसको आप समझना चाहें 0 + 90 डिग्री नॉर्थ हम जा रहे हैं तो 90 अक्षांश हो गया मेरा नॉर्थ की तरफ से, और 0 + 90 डिग्री साउथ की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ भी 90 अक्षांश हो गया। तो 90 90 180 मेरे पास टोटल अक्षांश होंगे, और 0 डिग्री चूंकि कॉमन होता है तो कॉमन में से एक लेंगे तो ये कह सकते हैं 181 अक्षांश टोटल धरती पर होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि नॉर्थ पोल जो है एक बिंदु है और साउथ पोल जो है एक बिंदु है। तो अगर ये 2 को माइनस कर दें तो 179 अक्षांश पाए जाते हैं। मतलब धरती पर अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो अब ये निर्भर करता है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। जनरली आपको इतना हॉच पॉच और इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं देने जा रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में चल रहा है 181 के आसपास। 179 जो होता है वो कोर सेक्टर है, जिस पर बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए जो सोई हुई रेखाएं हैं या क्षैतिज रेखाएं हैं, वो मूल रूप से किसी स्थान के लोकेशन को प्रभावित ही नहीं करती हैं, बल्कि उसके क्लाइमेट और साथ ही साथ अन्य चीज़ों को भी प्रभावित करती हैं। कल की क्लास में मैं आपको देशांतर रेखाएं साथ ही साथ अक्षांश रेखाएं को कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। तो आप अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़िए, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लीजिए, और इसके साथ एक टॉपिक मैं ऐड करूंगा आपको, टाइम जोन। टाइम निकालने की जो शैली होती है, जैसे आप प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच वैधशाला के बारे में जो कि लंदन से गुजरती है, तो उसके बारे में एक बार जान लीजिए। किस तरह से हम टाइम जोन में परिवर्तन होते हैं। जैसे भारत का जो नैनी है इलाहाबाद के पास, तो वहाँ से भारत का मानक समय लिया जाता है, तो क्यों लिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो होमवर्क में 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इन रेखाओं के आसपास के देश, गुजरने वाले माउंटेन्स, नदियाँ, क्रॉस करने वाले सारी चीज़ें, तो एक मैप वर्क के रूप में देख लीजिए। इनका नाम सही तरीके से, नॉर्थ में है, साउथ में है, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें एटलस में, मैप में आपको मिल रही है वो कलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर अध्ययन कीजिएगा कर्क रेखा को लेकर। जैसे कि कर्क रेखा उज्जैन से प्रवेश करती है भारत में, तो उज्जैन
से आपने जनरली इतिहास में पढ़ा होगा, उज्जैन के पास आप जंतर मंतर या वैधशालाएं जो राजा जयपुर के राजा ने बनाया था, अब इस पर हमारे क्लासेस जो होंगे सोनू सर लेंगे हिस्ट्री में, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर इस पर बताएंगे। अब जैसे सुनने में आता है कि भारत में कितने जंतर मंतर हैं, तो ये आप पता कीजिए किन किन शहरों में है, किन राजाओं ने उसको बनाया, ये आपका पोर्शन है होमवर्क का, ये आप खुद कीजिए। एज ए मैंने पहले ही बोला था कि टीचर आपका फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है, अब मेहनत आपको करनी है, तो ये आप समझने का प्रयास कीजिए और उसको करके लाइए। देन आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आइए, बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखिए अपनी बात को, हाँ सलीके से होना चाहिए और सही तरीके से। तो हम लोग कल जो चर्चा करेंगे देशांतर रेखाएं, इसको रीड कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल।